उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी संग गोलजीव मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम धामी ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बाबा केदार के दर्शन का इंतजार हुआ खत्म। कोरोना काल के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट। एक दिन में 12,000 श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा रहेगा यादगार। योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री देवी के हाथों दही चीनी खाकर आशीर्वाद लेकर सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे कर लौटे वापस। देहरादून में बन रहे सैन्य धाम को तय समय पर तैयार करने के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सैनिक कल्याण मंत्री ने सैन्य धाम के निर्माण को गति देने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। हल्द्वानी में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने की पत्रकार वार्ता। रेखा आर्य ने कहा, उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों के राशन में बिल्कुल भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। और चलिए खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसे घोड़ाखाल न्याय के गोलजीव मंदिर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। और इस दौरान सीएम धामी ने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना, सुख समृद्धि की कामना भी की। वहीं सीएम धामी ने पूजा अर्चना कर गोलजीव देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि अपनी धरोहर संस्था द्वारा गोलजीव संदेश यात्रा 24 अप्रैल से मुनस्यारी से शुरू होकर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई जिलों में होते हुए नैनीताल जनपद के घोड़ाखाल गोलजीव मंदिर पर समापन हुआ। और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री संदेश यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित उन्होंने की है। वहीं धरोहर संस्था का उद्देश्य उत्तराखंड में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना है, और जिसके लिए गोलजीव संदेश यात्रा शुरू की गई है। इस मौके पर विधायक सरिता आर्या, राम सिंह केड़ा, डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरड़े और साथ ही जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल समेत धरोहर संस्था के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया आदि दर्जनों लोग यहां पर मौजूद रहे। दो साल के कोरोना काल के बाद आज पहली बार केदारनाथ धाम के बाबा केदार के दर्शन का इंतजार खत्म हो गया है। शुक्रवार यानी कि आज प्रातः 6:25 पर जय केदार के जयकारों के बीच भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खुल चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। सीएम धामी ने भी पूजा अर्चना की और बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच गई। इसके बाद सुबह 6:25 पर जय केदार के जयघोष के बीच भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। सीएम धामी ने भी पूजा अर्चना कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया और हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचकर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के 21 किलोमीटर के पैदल रास्ते से बाबा की नगरी पहुंचे। अक्षय तृतीया के मौके पर यानी 3 मई को 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके बाद श्रद्धालु लगातार पंजीकरण करा रहे थे और आज उन्हें दर्शन का सौभाग्य मिला। सेना की मराठा रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ देश विदेश से आए 10,000 से अधिक श्रद्धालु जन कपाट खुलने के गवाह बने। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के साक्षी बने। साथ ही कपाट खुलते ही श्री केदारनाथ भगवान के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप से जागृत किया गया। कुछ ही पल बाद बाबा के निर्वाण दर्शन हुए।
कुछ अंतराल के बाद बाबा का श्रृंगार दर्शन भी शुरू हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से पहला रुद्राभिषेक किया गया। बाबा के मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बाबा केदार की उत्सव डोली को मुख्य पुजारी द्वारा भोग लगाया गया और पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद डोली को सजाया गया। केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग, वेद पाठियों, पुजारियों, हक हकूक धारियों की मौजूदगी में कपाट पर वैदिक परंपराओं के अनुसार मंत्रोच्चार हुआ। इस दौरान डोली ने मंदिर में प्रवेश किया। वहीं सेना की बैंड के धुनों के साथ पूरा केदारनाथ भोले बाबा के जयकारों से गुंजायमान हो गया। इस दौरान केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीकेटीएस के सदस्य भी मौजूद रहे। बता दें कि इस 4 धाम यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भारी तादाद में भक्त बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। कहते हैं कि बाबा के दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वहीं इस बार का दर्शन बाबा के भक्तों के लिए काफी खास है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। तो कृष्णा, लंबे समय के इंतजार के बाद वो समय आखिरकार आ ही गया जब भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं और भारी उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है आज। बिल्कुल संभव। देखिए, आज बाबा केदार के द्वार जो है वो सुबह 6:25 पे आम लोगों के दर्शन हेतु वो खोल दिए गए हैं। इसके लगभग हम कह सकते हैं 10,000 से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो गवाह बने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके साक्षी वहाँ पर बने हैं। तो कई बार जो है अब देखते हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहता है। वो उत्साह जो है आज भी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। सुबह ही इस तरीके से इतनी ठंड में केदारनाथ के द्वार खोले गए हैं, तो उससे पहले ही तमाम श्रद्धालु केदारनाथ द्वार पे वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बाबा के दर्शन करने के लिए सोचा था कि हम पहले दर्शन करेंगे। ठीक वैसा ही उनका हुआ है कि सुबह 6:25 पर जब बाबा के केदारनाथ के द्वार खोले गए हैं तब से उन्होंने सबसे पहले दर्शन किए हैं। इस दौरान देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी मौजूद रही हैं और उसकी साक्षी बने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्थानीय लोगों की, तो उनमें भी काफ़ी खुशी की लहर है, क्योंकि केदारनाथ धाम में 2 वर्ष बाद जो है इतनी भीड़ जो है वो देखी गई है। श्रद्धालु जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के संख्या में केदारनाथ पहुंचे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष जो है कोई भी पाबंदी को कोरोना के नाम पर श्रद्धालुओं के ऊपर नहीं लगाई है। हर एक श्रद्धालु जो है वो बेरोक तो उत्तराखंड में आ सकता है और वही आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब भी 4 धाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे, वे किसी भी व्यापारी से पूछ रहे थे, चाहे वो टैक्सी के चाहे होटल संचालक से, ऐसे तमाम व्यापारियों से उन्होंने बात करी, तो वो सभी खुशी जाहिर उन्होंने करी है। क्योंकि यात्रा शुरू होने से 1 महीना पहले ही ये पूरे के पूरे एक तरीके से होटल बुक हो गए थे, टैक्सी बुक हो चुकी है, रेलवे की ट्रेन बुक हो चुकी है। तो ऐसे में तमाम सुविधा जो है उत्तराखंड सरकार ने भी तमाम पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को मुहैया जो है वो जगह जगह पर करवा रही है। क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जब शुरू होती है तो अब से कुछ दिनों बाद जो है बरसात का मौसम भी जो है उत्तराखंड में स्टार्ट हो जाएगा, जो भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में तमाम पर्यटकों और श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए भी निजात दिलाने के लिए सरकार पूरे के पूरे प्रयास कर रही है। लैंडस्लाइड जोन का दोबारा ट्रीटमेंट जो है वो राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया है, तो अब ऐसे श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी जो अब से पहले हुआ करती थी संभव। जी, तो कृष्णा, यहाँ पर जो भक्त पहुँच रहे हैं वो उत्साहित नज़र आ रहे हैं और चूंकि लंबे समय के बाद यहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्त भी पहुँचे हैं तो और ज़्यादा यहाँ पर भक्तों में उत्साह ज़रूर नज़र आ रहा है। और साथ में अगर हम ये जानें कि जो 12,000 श्रद्धालु एक दिन में ही दर्शन कर पाएंगे, रोज़ यही संख्या रहेगी, तो क्या आज पहला दिन है यहाँ पर जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे, तो क्या किसी भी श्रद्धालु किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर हुई है क्या? या क्योंकि जो सरकार है या प्रशासन ने पहले तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से पुख्ता हो चुकी थी पहले भी। बिल्कुल, देखिए आज लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो केदारनाथ में पहुंचे हैं और बाबा के द्वार खोलने के वो साक्षी और गवाह भी बने हैं। अगर बात करें उनकी दिक्कतों का, तो किसी भी श्रद्धालु को फिलहाल कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में एक भ्रम फैला हुआ था, कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट जो है वो साथ लेके आना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब केदारनाथ और माफ़ कीजिएगा यमुनोत्री धाम वो पहुंचे थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत जो है इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उससे पहले भी मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए थे कि तमाम जिलाधिकारियों के साथ वो बैठक करें और बैठक में तमाम निर्देश दिए जाए कि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि पिछले 2 सालों में उत्तराखंड के अगर 4 धामों की बात करें
तो उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग ये 3 जिले ऐसे हैं जिनकी रोजगार का और दिनचर्या जो है सिर्फ 4 धाम यात्रा पर ही निर्धारित रहती है। तो इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है पिछले 2 सालों में हुआ। इस वर्ष जो है इनका रोजगार जो है अच्छे चल पाए, व्यापार जो है इनका फल फूल पाए और आगे कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें मुख्यमंत्री ने राहत देते हुए सबसे पहले जो है श्रद्धालुओं को जो है राहत दी थी और इसके साथ साथ जो है स्थानीय लोगों को जिनका रोजगार का जरिया 4 धाम यात्रा का माध्यम ही है, तो उन लोगों को भी अच्छी राहत जो है वो सरकार के माध्यम से मिली है। तो कोई भी श्रद्धालुओं को फिलहाल दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि दिक्कतों का सामना जो है वो कुछ वर्ष पहले करना पड़ता था, क्योंकि सड़कें जो हैं वो पहाड़ी सड़कें कई जगह टूट जाती थी। क्योंकि अगर ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा की अगर शुरुआत करते हैं तो ऋषिकेश ही पहला पड़ाव आता है। अगर आप देश के किसी भी राज्य से उत्तराखंड आ रहे हैं तो ऋषिकेश पार करने के बाद ही आपका पहाड़ी मार्ग जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे कि अब बात करें श्रीनगर, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, ये सब पहाड़ी जिलों से होते हुए ही आपको केदारनाथ धाम के कपाट पर पहुंचना पड़ता है, यानी कि बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री की भी इसमें हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं को दिक्कत होती थी, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो जाती थी बारिश की वजह से, या कहीं पर ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था। सड़कें टूटी फूटी हुआ करती थी, लेकिन अब ऑल वेदर रोड जो जिसका निर्माण कार्य लगभग 80% से ज़्यादा हो चुका है उत्तराखंड में, तो उससे काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है। अब दिक्कतों में नहीं फंसना पड़ता है। लंबे जाम का सामना जो उत्तराखंड में लोगों को आके करना पड़ता था, जो भी श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए जाता था, रुद्रप्रयाग, चमोली, ऐसे तमाम जिले हैं जहाँ पे घंटों जाम लग जाता था, क्योंकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे, तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब ऐसी जाम की समस्या नहीं है। सरकार ने तो नई रोड का निर्माण करके बाईपास जो है वो निकाल दिए। शहर से बाहरी इंसान जो है अपने अपने गंतव्य के लिए निकल सकता है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो संभव। जी, यानी कि व्यवस्थाएं पुख्ता हैं कि ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और वो तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं जब केदारनाथ के यहाँ पर धाम के कपाट खुले, मनमोहक तस्वीरें भी सामने आई। और साथ में कृष्णा, यहाँ पर जो मुख्य द्वार है 15 क्विंटल फूलों के साथ मुख्य द्वार को सजाया गया। बिल्कुल, देखिए अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कई क्विंटल फूलों से जो है वो सजाया गया है, और उसमें आप रौनक देख सकते होंगे सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर कि किस तरीके से वो खिल हंस रहे हैं। बाबा के द्वार खुलने की वो एक तरीके से उत्साह दिखा रहे हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो जश्न में लग्न हमको दिख रहे हैं, भक्ति में मग्न वो सभी श्रद्धालु लगातार वहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि सुबह जब कपाट खोले तो पूरे केदारनाथ धाम का जितना भी एरिया है वो महाकाल के जयकारों से पूरा का पूरा गर्म जोश के साथ था। जब मुख्यमंत्री धामी वहाँ पे पहुंचे तो श्रद्धालुओं के चेहरों पर और खुशी आ गई, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जो है स्वयं जनता के बीच भी गए हैं। उन्होंने तमाम श्रद्धालुओं से भी बात करी है, उनसे पूछा है कि अब व्यवस्था कैसी है, कोई दिक्कत परेशानी शासन और सरकार की तरफ से आपको नहीं हो रही है। तो तमाम उनका हालचाल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाना है, क्योंकि जब कपाट खुलने से कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए थे, तमाम व्यवस्थाओं का उन्होंने वहां पहुंचकर जायजा लिया था। तब जब केदारनाथ के निर्माण कार्यों में जो श्रमिक लगे हुए थे, जो मजदूर वहाँ पे लगे हुए थे, उनसे भी मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल जाना था और स्थिति जाननी थी कि कब तक ये निर्माण कार्य जो है पूरा हो जाएगा। तो मजदूरों ने भी एक तरीके से आश्वस्त किया था मुख्यमंत्री को कि हम हमेशा जो है केदारनाथ के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और रात दिन मेहनत से कर करके इसको जल्दी पूरा कर लेंगे। क्योंकि अधिकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ थे। मुख्यमंत्री ने साफ अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि मजदूरों से जो है वो अपना मिलान बना के रखे, किसी से भी बेरुखी जैसा दिखावा ना करें और किसी भी श्रमिक को दिक्कत ना हो, क्योंकि इन श्रमिकों के आगे बेहतर पे ही हम लोग जो है अच्छे से कार्य कर पाएंगे संभव। जी चलिए कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा यादगार रहेगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय यमकेश्वर दौरा परिजन, ग्रामीण और साथ ही क्षेत्रवासियों के लिए काफ़ी यादगार रहने वाला है। अब बृहस्पतिवार को यूपी लौटते हुए योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री देवी के हाथों दही चीनी खाई और पैर छूकर मां का आशीर्वाद लिया। मां ने भी बेटे को लोक कल्याण के लिए समर्पित होकर काम करने का आशीर्वाद दिया है। और जाते जाते योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय पहुंचकर शिक्षकों से मुलाकात की। साथ ही अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उनके छोटे भाई महेंद्र बिष्ट ने कहा कि उनका कार्यक्रम भले ही व्यक्तिगत था, लेकिन रात 10:30 बजे तक उनके ग्रामीण और क्षेत्रवासियों का मिलने का दौर लगातार चलता रहा। योगी आदित्यनाथ संन्यास ग्रहण करने के बाद से 2 से 3 बार ही मां का हालचाल जानने के लिए गांव आए थे और यूपी की कमान संभालने के बाद वो पहली बार गांव आए हैं। बुधवार रात को भी लोग 10:30 बजे तक उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचते रहे। वहीं लोगों का कहना है कि यमकेश्वर के लाल योगी आदित्यनाथ की यूपी जैसे बड़े प्रदेश की दोबारा सत्ता संभालने पर सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
राजधानी देहरादून में बन रहे सैन्य धाम को तय समय पर तैयार करने के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की और ये बैठक अभी भी हो रही है। और सैनिक कल्याण मंत्री ने सैन्य धाम के निर्माण को गति देने के लिए अपने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग के सचिव, अपर सचिव, जिला प्रशासन और साथ ही कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बीते 28-29 अप्रैल को उत्तर भारत के 3 प्रमुख युद्ध स्मारकों का अध्ययन कर लौटी टीम ने अपनी संस्तुतियों के संबंध में अपना प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण को 2023 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। और मंत्री जोशी ने सैन्य धाम जाकर स्थिति का जायजा लिया। और वहीं मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम आने और जाने के लिए मार्ग सुगम हो, इसलिए सैन्य धाम पहुंचने के लिए 2 मार्ग बनाए जाने की बात भी कही है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी जी की गरीब परिकल्पना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको 2023 तक किसी भी हालत में हमने पूरा करना है। उसके लिए मैंने आज एक मीटिंग रिव्यू करने के लिए आज अपने कैंप कार्यालय पर आहूत की थी, जिसमें हमारे सचिव सैनिक कल्याण, अपर सचिव, हमारे डायरेक्टर, डीएम व कार्यदायी संस्था के सारे अधिकारी मौजूद थे। क्योंकि अभी एक टीम हमने पूरे देश में सैन्य धामों का अध्ययन करने के लिए भेजी थी कि जहां जहां पर सैन्य स्मारक है, और उसका अध्ययन करने के बाद सबसे बेहतरीन हम बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी ड्राइंग प्रस्तुत की है, सब चीजों का समावेश करते हुए एक विशाल सैन्य धाम 2023 तक हम पूरा करेंगे। और आज मैंने इनको निश्चित किया है, क्योंकि जिस भावना से, जिस भाव से हम सैन्य धाम को बना रहे हैं, जिस प्रकार लोग बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ को देखने के लिए आते हैं, इस सैन्य धाम को बनने के बाद लोग इसको भी देखने भारी संख्या में यहां पर आएंगे। और जब, क्योंकि ये स्थान मसूरी के रास्ते में है, वो एक प्रमुख स्थल है। और चलिए बढ़ते आगे, जहां चंपावत उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अब इस चुनाव को पुरजोर तरीके से लड़ने की कोशिश में जुट गई है। और इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की और साथ ही प्रत्याशी के चयन को लेकर पर्यवेक्षक के नाम तय किए। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मंत्री नव प्रभात, पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट समेत तमाम नेता शामिल हुए। और वहीं चंपावत विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने भी प्रत्याशी का नाम घोषित किया। आपको बता दें कि कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मंथन के बाद फाइनल के प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया जाएगा, ये बात कही थी। और इस बीच यहाँ पर पार्टी से उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। हालांकि बीजेपी ने पहले ही अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और वहीं आपको बता दें कि चरम पर पहुंचने के बाद यात्रा पर जाने वाले वाहनों की कमी होने लगती है और ऐसे में बुकिंग फुल होने से श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने के लिए वाहन नहीं मिल पाते हैं। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं तो फर्जी ट्रैवल एजेंटों से सावधान हो जाइए। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या अब बढ़ने लगी और यात्रियों की भीड़ उमड़ने पर वाहनों की बुकिंग फुल हो जाती है। और चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या अब बढ़ने लगी और इस दौरान ISBT, रेलवे स्टेशन, पार्किंग के आसपास फर्जी ट्रैवल एजेंट सक्रिय हो जाते हैं और इसलिए चारधाम यात्रा करने वाले यात्री फर्जी ट्रैवल से सावधान रहें। हल्द्वानी में महिला सशक्तिकरण और साथ ही बाल विकास खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों के राशन में बिल्कुल भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों का राशन डिकाने वाली फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी और उनसे अब तक लिए गए राशन की रिकवरी करने की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ रेखा आर्य ने यह भी कहा
कि फर्जी राशन कार्ड लेने वाले कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। कार्ड धारकों पर शिकंजा कसने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा और जिस पर किसी भी तरह की शिकायत की जा सकती है और जिसकी सूचना विभाग गोपनीय रखेगा। लोग जब चुनाव के दौरान में भी थे और लगातार जब अभी एज ए खाद्य मंत्री मेरे पास में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इस प्रकार की मिलती रही है कि मैडम हम पात्र हैं और पात्र होके जो है हमारे पास में पीला कार्ड है और जो अपात्र है उसके पास में गुलाबी कार्ड है या उसके पास में सफ़ेद कार्ड है। तो इस प्रकार का शिकायतों की मेरे पास में भरमार है और क्षेत्र भ्रमण में भी स्वाभाविक रूप से जो है इस प्रकार से हमें बार बार रूबरू होना पड़ता है कि प्रधान जी ने हमारा कार्ड जो है वो पीला बना दिया या हमारा APL बना दिया हमारे को, जबकि हम BPL थे। तो ऐसे लोगों की समस्याओं को सुनते हुए जब हम ये कहते थे कि आप बैठकों में इसको लेकर अपनी आवाज़ उठाइए, तो लोग एक दूसरे का बुरा न बनने की सोचते हुए उसमें पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं खोलते थे और वो कह सकती हूँ कि वो अपात्र पर लगातार वो कार्ड बना रहता था और पात्र चिल्लाता रहता था। इसका हल किस प्रकार से निकाला जाए, तो मैंने एक कोशिश करी है एक अभियान चलाने की कि पात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान, जिसके माध्यम से आने वाले समय में एक हम टोल फ्री नंबर हम लोग देने वाले हैं जिस पर शिकायतकर्ता शिकायत करेगा और ये बताएगा कि अपात्र व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का जो भी उसका एड्रेस है इत्यादि हमको भेजेगा। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह के कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी की चुनाव समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हरीश रावत पहुंचे और जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का स्वागत किया और इस दौरान हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बीच अपने संबोधन में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली और पार्टी आलाकमान पर युवाओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। वक्ताओं ने यहां तक कहा कि बाहर से आए मैनेजमेंट की गलत नीति और हरीश रावत को आम जनता से दूर रखने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं पूरे मामले पर हरीश रावत ने कहा कि समीक्षा बैठक में लोगों ने जो भी कहा है वो सही है और उन सभी बातों को ध्यान दिया जाएगा ताकि पार्टी को भविष्य में नुकसान न उठाना पड़े। चंपावत उपचुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी। अच्छा हुआ है उसको भी कहा जाए, जो कुछ कमजोरियां रही हैं उसको भी कहा जाए, नहीं तो फिर समीक्षा बैठक का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और लोगों ने जो उनका अनुभव है वो बताया है और यहाँ इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेतागण हैं और जो चीज़ वो बता रहे हैं उन कमियों को वो दूर करेंगे और जो प्रांतीय स्तर पर है उनको भी दूर करेंगे। कुछ एक आध दो लोगों ने राष्ट्रीय स्तर की बात भी कही तो उसका भी ध्यान रखेंगे, जिनको उसको देखना है उनके संज्ञान में लाएंगे और बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। मान लो चंपावत में आजकल में पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी और सब मिल कर के लड़ेंगे और ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आखिर लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक दायित्व है, तो विपक्ष को शक्ति देना भी जनता का कर्तव्य है। यदि उत्तराखंड के अंदर विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा तो उससे जनता की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हम लोकतंत्र के लिए चंपावत में वोट मांगे। उत्तराखंड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि जनपद टेहरी गढ़वाल के चारधाम यात्रा में नकली नोट की बड़ी खेप चलाने का देवप्रयाग पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यहां पर 200 के नकली नोटों के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिसमें दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी शामिल है। जानकारी के अनुसार देवप्रयाग के निकट मूलिया गांव में पिछले मंगलवार को श्रीनगर की ओर जाते 4 लोगों ने सिगरेट लेने के लिए एक दुकानदार को 200 का नोट दिया और साथ ही साथ एक अन्य दुकानदार से भी कुछ सामान लेने पर भी 200 का नोट दिया गया। बुधवार शाम वापसी के समय भी इन्हीं 4 लोगों ने मूलिया गांव में सिगरेट लेने के लिए दुकानदार को फिर से 200 का नोट थमा दिया। इस बीच दोनों दुकानदारों को इन नोटों को लेकर शक होने लगा, जिसके बाद एक दुकानदार ने इन 4 को पीछा किया और यहां गिरोह के सदस्य ऐसा ही नोट चलाने के प्रयास में थे। वहीं नकली नोट होने के बाद 4 भागने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया। तहसील मुख्यालय के निकट SSI की टीम ने कार में फरार होते हुए 4 लोगों को धर दबोचा।
इस दौरान आरोपियों की तलाशी ली गई, जिसमें गिरोह से 200 के 4 नकली नोट बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया और मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत द्वारीखाल ब्लॉक सभागार में इंटरनेट सेवा न होने के चलते क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं द्वारीखाल डाकघर और साथ ही स्टेट बैंक में इंटरनेट सेवा न होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वारीखाल डाकघर में इंटरनेट की सेवा बाधित होने के चलते लोगों को डाकघर से संबंधित कामों के लिए 45 किलोमीटर दूर जहरी खाल जाना पड़ रहा है। वहीं स्टेट बैंक में भी बार बार इंटरनेट बाधित होने से वृद्धा पेंशनरों को बैंक के कई चक्कर लगाने के बाद भी कैश उनका नहीं निकल पा रहा है। नेटवर्किंग की बहुत समस्या है, जिससे ग्रामीणों को और क्षेत्रीय जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि ये आरडी जमा होने में दिक्कत होती है। ये ऑफिस वाले भी जैसे कोटद्वार, जयरीखाल या अन्य जगहों से उनको प्रिंट करा रहे हैं, इससे बहुत परेशानी हो रही है जनता को। तो किस चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे, कौन से क्या काय में दिक्कत हो रही है लोगों को? नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है ना, ये बताती है। अच्छा अच्छा। इस कनेक्टिविटी कब से हो रही है? करीब 6 महीने से भी ज़्यादा हो गई। कई बार लिखित में भी दे चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं। किस चीज़ का नेटवर्क है यहाँ पे? शायद BSNL। ये जो हमारे यहाँ पे ये जो दिक्कत मतलब कनेक्टिविटी का इशू है, ये इसके बारे में हमने अपने उच्च अधिकारी को भी अवगत करा दिया है और उनके द्वारा भी इसमें प्रक्रिया चल रही है। और मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, मतलब कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे काम करने में थोड़ा दिक्कत हो गई है, जो जनता को भी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा। कब से दिक्कतें हो रही सर? ये जो दिक्कत तो हमारे यहाँ पे जो इन्होंने एक्सचेंज ये लगाएगा जनवरी 1st वीक से तो पूरी तरह मतलब जो है काम कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।